हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। पॉलिटी का यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का आज थर्ड दिन है, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में कि आखिर हमारा संविधान में ऐसी क्या ऐसी विशेषता है जिसको लेके इतना बड़ा देश को रन कराया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि संविधान सभा की गठन कैसे हुआ, 389 सदस्य थे, ठीक है, उनकी कैसे कैसे बैठक हुई और 11+1 12 अधिवेशनों के साथ पूर्ण रूप से हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। कब? 1949 में 26 नवंबर 1949 को। और 395 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद? 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियों के साथ क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी कि लगभग 3 साल लगे थे और 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि इतने लंबे समय लगभग 3 साल देने के बाद, ठीक है, आखिर इस संविधान में क्या स्पेशल लाया गया और क्या स्पेशल कुछ किया गया जिससे कि इतना बड़ा देश को रन कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी विशेषता है कि जिससे कि संविधान का अर्थ आप लोग समझते हैं, संविधान यानी कि सबके लिए क्या हो? समान विधान हो, सबके लिए समान कानून हो। ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं हम लोग आगे कि इसको बनाने के लिए बहुत सारे आंतरिक एवं बाह्य स्रोत है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इंटरनल चीज़ भी लिए गए हैं, अपने देश के समस्याओं से संबंधित भी लिए गए हैं और दूसरे देशों से भी लिए गए हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि यह जो संविधान है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि यह 60 देशों के संविधान को यानी कि 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके, अध्ययन करके क्या किया गया, इसको बनाया गया। तो बहुत बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जीरोक्स कॉपी ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, कि भारतीय संविधान जो है दूसरे देशों का जीरोक्स कॉपी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उन लोगों के संविधान में उसको देखा गया और मूल रूप से उसको नहीं लागू किया गया, उसका परिवर्तित रूप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया। ठीक है, कहने का मतलब, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं। ठीक है, इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब बात करते हैं कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, यानी कुछ इंटरनल मैटर भी लिए गए, कुछ एक्सटर्नल स्रोत से भी लिए गए। आगे बात करते हैं कि यह जो है लचीला एवं कठोर संविधान है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मित्र के लिए मित्र और दुश्मन के लिए दुश्मन वाली ही प्रवृत्ति इस संविधान में है। ठीक है, जिस तरह से जिसकी व्यवस्था हो पाती है उस तरह से किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा, संविधान को थोड़ा देर के लिए रोका जाए तो जैसे कि पुलिस को समझ लीजिए, पुलिस क्या कुछ लोगों से मित्रत्व भी व्यवहार करती है, कुछ लोग से रूडली भी व्यवहार करती है, उसी तरह से भारतीय संविधान भी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि लचीला और कठोर संविधान है। सिर्फ कठोर भी नहीं है, सिर्फ लचीला भी नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कोई भी अगर बिल, अधिनियम, विधेयक पास होना होता है तो 2 तरह से पास हो जाते हैं। संसद के 2/3 भाग के बहुमत से, यानी कि 2/3 अगर बहुमत किसी बिल पे या किसी विधेयक पे मिल जाता है तो वह बिल पास हो जाता है। या और में यहाँ लिखा हुआ है आधे से अधिक राज्यों के भी मत के आधार पे हो सकता है। ठीक है, अगर संसद में, कहने का मतलब कि संसद में अगर 2/3 मत नहीं बन पाता है, फिर भी अगर आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन मिल पाता है केंद्र सरकार को, उस समय जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हो, ठीक है, तो भी वो बिल पास किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सांसद लोग नहीं भी करे तो थोड़ा देर के लिए है कि राज्य व्यवस्था से भी हम लोग लेके और राज्यसभा से लेके कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि इस तरह का प्रावधान किस अनुच्छेद में, किस भाग में, किस अनुसूची में है, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, और यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत बार पूछे जाते हैं कि एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान में वह किस देश से लिया गया है, तो वह ब्रिटेन से यानी कि यूके से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता यानी कि आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी एक जगह के ही नागरिक रह सकते हैं। ठीक है, तो
तो पहले तो वोटर आईडी वाला व्यवस्था था, तो बहुत लोग गांव से अलग, शहर से अलग बनवा लेते थे, या बिहार से अलग, उत्तर प्रदेश या राजस्थान कहीं काम कर रहे हैं या महाराष्ट्र में कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ भी अलग बनवा लेते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, आधार कार्ड से धीरे धीरे सबको लिंक किया जाएगा, तो आप कहीं से भी एक जगह की नागरिकता रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार इसमें दिए गए, आपको कुछ विशेष अधिकार दिए गए जिसको आप उसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। आगे बात करते हैं, ये तो मौलिक अधिकार हो गए, सिटीजनशिप की बात हो गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि राज्य हमारे जो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत जो है क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पे कुछ राज्यों को क्या दिया गया है, स्पेशल पावर दिया गया है कि वो अपने अनुसार भी इस रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, बट भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों के लिए क्या है, नीति निर्देशक तो उनके लिए भी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। यह 42वें संशोधन, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, जो कि समिति के सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और कब जोड़ा गया था, 1976 में। ठीक है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य यानी कि आपके कुछ क्या है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जिसको आपको करने ही करने हैं। जैसे बच्चों को शिक्षा देना, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देना, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, अपने क्या कहते हैं, सरकारी संपत्तियों को यानी कि सरकार की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी रक्षा करना, ये सब आपके मौलिक कर्तव्य में आते हैं। झंडा का अपमान नहीं करना, ठीक है, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैसे क्या किया गया। आगे बात करते हैं हम लोग कि वयस्क मताधिकार दिया गया, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, जो पहले क्या था, 21 वर्ष था। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था उस समय वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष थी। ठीक है, यानी कि वोट देने का आपको अधिकार कब से मिलता था, 21 साल के बाद से मिलता था। आगे चल के इसको 61वें संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यह भी बहुत बार एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मत देने का यानी कि मताधिकार की आयु या वोट देने का जो अधिकार है या वोट देने की जो आयु है वो 21 साल से 18 साल किया गया। तो आपको याद रखने हैं कौन, 61वें में 21 से 18 किया गया। ठीक है, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है यानी कि भारत सरकार द्वारा जो भी वयस्क है यानी कि 18 साल से पार के जो भी व्यक्ति हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग करके और अपनी सरकार बना सकते हैं, यानी कि वोट दे सकते हैं। ये नहीं कि सभी गांव का एक ही आदमी वोट देगा या पूरे परिवार का एक ही आदमी वोट देगा, ऐसा नहीं है। वो बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जो 18 साल से लेके लाइफ टाइम तक यानी जब तक मरता नहीं है तब तक वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी जुडिशियरी सिस्टम जो है, ठीक है, यह जो है क्या है, स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। है यानी किसी के भी हक में जाके ये फैसला नहीं, जो एकदम निष्पक्ष यानी कि जो भी मिडिल पॉइंट का जो स्थिति होगा, जो फैक्ट होगा, उसी के आधार पे इसके द्वारा फैसला दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पे संसद द्वारा क्या किया जाता है, कानून वगैरह बनाया जाता है। और यह संसद जो है द्विसदनात्मक है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनात्मक है। ठीक है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, द्विसदनात्मक। ठीक है, तो संसद द्वारा क्या किया जाता है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है, कानून बनाया जाता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस नेक्स्ट नंबर पे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे 3 लेवल की सरकार चलती है, एक केंद्र लेवल में, एक राज्य लेवल में और एक आपके गांव लेवल पे। ठीक है, उसको जिला लेवल पे भी कहा जाता है, जैसे कि जिला परिषद, पंचायत समिति या क्या कहते हैं मुखिया जिला। ठीक है, तो ये भी होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही वाली बात नहीं है, हिटलरशाही वाली बात नहीं है कि सरकार ने जो मर्जी वो कर दिया और नीचे तक लागू करना है। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यहाँ पे 3 लेवल में है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट बात टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है कि पथ निरपेक्ष राज, पंथ निरपेक्ष राज। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों को एक ही सेंस में समझा जाता है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को दोनों को एक ही सेंस में समझा जाता है, तो अंतर उसमें खास नहीं होता है। यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि राज्य या देश, केंद्र। ठीक है, अब बार बार मैं राज्य की बात करूंगा तो इंडिविजुअल किसी स्टेट, यूपी, एमपी या बिहार की बात आप लोग मत समझिएगा। ठीक है, देश को भी राज्य बोला जाता है। ठीक है, तो इनका कोई धर्म नहीं होगा, ना हिंदू होंगे, ना मुस्लिम होंगे, ना सिख ईसाई कुछ नहीं होंगे, ना किसी धर्म का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, और ना ही किसी धर्म का विरोध करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों का मान सम्मान देश द्वारा या राज्य द्वारा किया जाएगा, यानी कि इनका कोई भी अपना निजी धर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम का राइट्स वगैरह करा के अपना फ़ायदा उठाते हैं, वो अलग की बात है। ठीक है, वो गैर संवैधानिक है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें एक और बड़ी व्यवस्था है मेरे ख्याल से, गणतंत्र की व्यवस्था। ठीक है, यानी कि यहाँ जनता द्वारा चुना गया आदमी ही क्या करता है, जनता पे शासन करता है। ये गणतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो उसके लायक होगा वही राजा बनेगा। राजा बनने का सेंस यहाँ के प्रधानमंत्री या आपके एमपी या एमएलए, ठीक है, या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होगा, क्या होगा, अपने माने पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनेगा, जनता द्वारा चुन के ही बनाया जाएगा। यानी कि जो भी वोट में जीतेगा, विजेता होगा, उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, उतने लंबे चौड़े 1-1 घंटे 2-2 घंटे की बात नहीं होगी। एक टॉपिक पर हम लोग रोज़ बात करेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। इसको आप लोग एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारा आप लोग का प्यार मिल रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। कल मंडे से सुबह 8 बजे आप लोग को करेंट अफेयर्स का सेशन और बैंकिंग का क्विज दोनों एक साथ में लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।